हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी SSC के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। तो आज हम सब इसमें देखेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मशीन लर्निंग का हो गया, एआई से हो गया ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आज हम सब देखेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर करें। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी दे दें कि यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा और वहाँ से आप कांटेक्ट करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप सबके पास टाइम है जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए के लिए। ठीक है, अब नोट्स को 2-3 बार तो रिवीजन कर ही सकते हैं इतने टाइम में और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल का कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से। जो भी कमी होगा वो पूरा हो जाएगा 100% है नोट से, क्योंकि नोट से अपडेटेड किया जाता है ना, जैसे पेपर में आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और नोट्स में आप सबका हर टॉपिक इसमें शामिल किया गया है, चाहे नया क्वेश्चन आयोग पूछा हो चाहे पुराना। ठीक है, चाहे सिलेबस से हट के पूछा हो। तो चलते हैं आपके सेशन की तरफ। वर्चुअल मेमोरी रैम और हार्ड डिस्क दोनों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, देखिए जब आप सबका रैम का हिस्सा भर जाता है ना, तो मान लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, अब इसका कुछ हिस्सा एक काम करने लगता है जब रैम भर जाता है, मान लेते हैं रैम है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, इस कंडीशन में थोड़ा इसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, प्रोसेसर का। तो पहला तो सही है, किसका उपयोग करता है, रैम का भी प्रयोग करता है। ऐसा नहीं वर्चुअल मेमोरी है तो रैम को भूल जाए या रैम को छोड़ दे, रैम को हटा दे जाए, ऐसा नहीं, रैम भी काम करता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क दोनों का उपयोग, हार्ड डिस्क मतलब इसका कुछ पार्ट यही तो यूज करता है, इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो पहला सही है। करेक्ट, इसका उद्देश्य सीपीयू की गति को बढ़ाना होता नहीं, ये सीपीयू की स्पीड को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, इसका काम होता है मैनेजमेंट करना। ठीक है, मान लेते हैं इंटरनल मेमोरी आपके कम हो रहा तो इसको सपोर्ट करके सेकेंडरी स्टोरेज से ये ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत है, पहला सही है, तो केवल आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, आगे क्या देख सकते हैं आप सब कि वर्चुअल मेमोरी रैम और डिस्क स्पेस का संयुक्त उपयोग करती है ताकि अधिक प्रोग्राम के साथ चल सके। यह सीपीयू की स्पीड को नहीं बढ़ाता है बल्कि मेमोरी मैनेजमेंट में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि डीएनएस पोर्ट 53 पर काम करता है, क्या बात सही है? जी हाँ, तो डीएनएस का आप सबको 2-3 वीडियो में बताए हैं आप सबको कि पोर्ट नंबर से बारे में। ठीक है, अभी जो कल का मैराथन था आप सब उसको भी देख सकते हैं, 6-6.5 घंटे के लगभग मैराथन है। आप सब जूनियर असिस्टेंट वाले उसे ज़रूर देखें, जीटीए वाले। ठीक है, तो अलग से आप सबको यूपीजी के और मैराथन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो केवल मैराथन देखना तो मैराथन देख लीजिए और सब क्लास को देखना तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डाला गया है। तो डीएनएस में पोर्ट नंबर कितना होता है? 53, बिल्कुल बात सही है। करके एचटीटी भी पोर्ट 53 पर काम करता नहीं, इसके लिए कितना बताए थे आप सबको? 80 बताए थे, है ना। एक था HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, 443 उसका बताए थे। ठीक है, इसका 80 है और HTTPS का कितना? 443। सपोर्ट संख्या आपको याद होना चाहिए। तो पहला सही, दूसरा गलत, तो केवल कौन सा सही है? पहला सही है। ठीक है, तो देखिए डीएनएस का जो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर कितना होता है? HTTP। अब जबकि HTTP का कितना होता है? 80 होता है और HTTPS का कितना होता है? 443। दोस्तों, इसके PDF के लिए आप सब होम पेज पर जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर PDF को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रेड तकनीक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए होती है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। जो रेड तकनीकी होता है ना, किसकी सुरक्षा प्रदान करता है? डेटा की। कह रहा कि रेड 0, अच्छा एक होता है रेड 0, एक होता है रेड 1, है ना, में फॉल्ट टॉलरेंस मौजूद होता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो रेड 0 में फॉल्स टॉलरेंस इसमें नहीं होता है लगभग। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए पहला सही और दूसरा गलत।
तो केवल एक, अच्छा यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आप कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को आप कर सकते पूरा करना, केवल एक सही है यहाँ, लेकिन एक से दूसरा गलत है। तो सबसे अच्छा ई मान सकते हैं, पहला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत हो गया है। देखिए, रेड जीरो तकनीक विभिन्न स्तरों पर डेटा को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है, लेकिन रेड जीरो में कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बिल्कुल बात सही है। एक आपको बताते टीसीपी, एक बताते यूडीपी, है ना। अच्छा, दोनों किस ओएसआई जो मॉडल होता है किस लेयर पर काम करता है ना। तो आप बताएंगे किस पर काम करता है। तो आप सब इसका जो कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, ठीक है, कि किस पर काम करता है। आप सबको सब लेयर आप सबको बताए थे, ठीक है, ट्रिक्स भी बताए हैं। आप सब वीडियो को ज़रूर देखिए, है ना। PDNT तो बिल्कुल बात सही है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP जो होता है कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। TCP विश्वसनीय होता है और UDP विश्वसनीय नहीं होता है। अच्छा, तेज कौन होता है? तेज होता है UDP और धीमा कौन होता है? TCP, ठीक है। अच्छा, इसका ये सब जो है ना नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से सब एक्सप्लेन है ना, डिटेल में एक्सप्लेन है। तो ये सब चुटकियों में कर लेंगे नोट्स को पढ़कर। तो TCP डेटा ट्रांसमिशन में त्रुटियों को पकड़ सकता है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, त्रुटियों को भी पकड़ सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। देखिए, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है ना, इसका मतलब ये सिक्योर होता है, ठीक है, TCP। तो इसका एक्सप्लेन भी है, देखिए गलतियों को पकड़ता भी है TCP, है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। TCP कनेक्शन आधारित है और डेटा की डिलीवरी में एरर डिटेक्शन और करेक्शन कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या बात सही है? नहीं, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी नहीं होता। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। ये जब आपका कंप्यूटर बूट करता है ना, तो कौन किसके हेल्प से करता है? बायोस के माध्यम से। बायोस कंप्यूटर स्टार्टअप के समय हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है, बिल्कुल बात सही। जब आप सब शुरू में कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो हार्डवेयर को चेक करता है कौन? अच्छा, किसके माध्यम से चेक करता है? पोस्ट के माध्यम से, POST। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका पूरा नाम आप सबसे पूछा गया पेपर में। तो यहाँ भी देखिए पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा ना। या कह सकते इसी को केवल 2 सही है, तो बी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बायोस क्या एक फर्मवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान देना। बायोस क्या चीज़ है? फर्मवेयर है। यह बूटिंग के समय हार्डवेयर को टेस्ट करता है कि कौन कौन सा उपकरण काम कर रहा है, कौन कौन सा जुड़ा है, कौन कौन सा नहीं, है ना। डिलीट कमांड डेटा को अस्थायी रूप से हटाता मतलब डिलीट करता है, क्या बात सही है? देखिए, डिलीट कमांड के माध्यम से आप परमानेंट को क्या हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, ठीक है। अच्छा, परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या होता है? आप सब शॉर्टकट की पढ़ाए हैं ना, और टेलीग्राम पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की है उसका सब PDF भी दिए हैं, ठीक है। ट्रंकेट कमांड डेटा हटाने के बाद अंडो नहीं किया जा सकता, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट। ये तो बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, वो कुछ लोग को पता होगा, ठीक है। अच्छा, जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही, दूसरा एकदम 100% सही है। इसके माध्यम से अगर आप डेटा को हटा देते तो इसको आप अंडो नहीं कर सकते। आप सब कोई भी बताए कि अंडो और रीडो आप सब कितनी बार कर सकते हैं? 100 बार केवल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका गलत है, दूसरा सही है, तो कौन सा हो जाएगा? केवल 2, है ना, केवल दूसरा सही है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और डिलीट कमांड अंडो किया जा सकता यदि ट्रांजैक्शन कंट्रोल यूज किया जाए, जबकि ट्रंकेट में अंडो संभव नहीं होता, है ना।
क्वेश्चन नंबर 7, प्राइमरी की नल वैल्यू को अनुमति देता है, क्या बात सही है? जो प्राइमरी की क्या नल वैल्यू को अनुमति देता है? नहीं देता है, ठीक है। प्राइमरी की यूनिक होती है, बिल्कुल बात सही है। प्राइमरी की कैसा होता है? यूनिक। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, तो इसका मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। अगर आपको दोनों में से ऑप्शन को चुनना है ना तो ई आपको चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सटीक है। देखिए, प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यह यूनिक जरूर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, कैश मेमोरी सीपीयू के बहुत पास होती है, बिल्कुल बात सही है। कैश मेमोरी किसके पास होता है? सीपीयू के पास और रैम के पास होती है। यह रैम से धीमी लेकिन हार्ड डिस्क के तेज होती है, क्या बात सही है? अच्छा, आपको बताते हैं सबसे तेज रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद रैम, रोम, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज। तो सबसे तेज रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम, रोम, सेकेंडरी। तो ये कह रहा कि रैम से धीमी होती है, नहीं, रैम से भी तेज होता है और सेकेंडरी स्टोरेज से भी तेज होता है, लेकिन धीमा केवल किससे होता है? रजिस्टर से, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो 1 मिनट, यहाँ पर सी ऑप्शन है, दोनों सही है। कैश मेमोरी सीपीयू के बहुत पास होती है, ये रैम से धीमी लेकिन हार्ड डिस्क तेज होती है, नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है, यहाँ थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत हो गया, सी नहीं रहेगा, केवल आपका क्या रहेगा? पहला ई आप कह सकते हैं, ठीक है, पहला सही है और दूसरा ऑप्शन क्या गलत है, ठीक है। आप सबको करेक्शन करा के पीडीएफ को दे देंगे, ठीक। कह रहे कि IPv4, अच्छा, जो एक क्लास लिए थे आप सबका केवल उस पर आधारित था, जैसे जो मेन मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया ना, एल्गोरिदम हो गया, उस पर ये सब वीडियो बनाए हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। IPv4 का कि 64 बिट का एड्रेसिंग स्कीम पर आधारित होता है, क्या बात सही है? तो क्या IPv4 64 बिट पर होता है? नहीं, IPv किस पर काम करता है? 4। देखिए, आपका 2 होता है IPv4, एक होता है IPv6, है ना, जो 6 वाला है 4 का नया वर्जन है, इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 वर्जन 4, है ना। ये 32 बिट का एड्रेसिंग प्राप्त करता है और ये वाला कितने का आता है? 128 बिट का। तो 64 बिट बोला है, आपका गलत है। कह रहा है कि IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होती है, ये तो आपका सही है। कौन सा सही है? ई ऑप्शन। देखिए, पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही है, क्योंकि IPv4 में 32 बिट का एड्रेस होता है, जबकि IPv6 में 128 बिट का, ठीक है। ये सब नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन आप सब याद कर लीजिए। कंप्यूटर वायरस एक का हार्डवेयर डिवाइस है, क्या बात सही है? क्या कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर होता है ना। वायरस सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकते, बिल्कुल बात सही है, उसी के लिए तो बनाते हैं सब। तो पहला ई ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही। वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के अन्य सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकते हैं, है ना, जिसमें अगर कोई फाइल होता है ना, वो भी नष्ट कर देते हैं। लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल बात सही है। लाइनेक्स में केवल कमांड लाइन इंटरफेस को सपोर्ट करता, नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि लाइनेक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस को ही प्राप्त करता, नहीं, ठीक है। तो केवल आपका पहला आपका सही है। हम देख लेते हैं, अगर ई ऑप्शन होगा तो ई ऑप्शन कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है, पहला सही है और दूसरा गलत है। लाइनेक्स ओपन सोर्स है जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे GNOME और KDE, है ना। केवल CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस को नहीं, GUI को भी ये सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट कर सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं। SMTP मेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है ना। POP3 भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है ना। ये देखिए भेजता है, ये प्राप्त करता है, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि दोनों अलग अलग का, दोनों का काम अलग अलग है ना।
SMTP आउटगोइंग मेल के लिए होता है और पॉप इनकमिंग मेल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा कि एक बिट केवल 0 और 1 को दर्शाता है। ठीक है, देखिए यहाँ केवल शब्द आ गया, केवल हर जगह गलत नहीं होता। तो आप जानते हैं जो बाइनरी डिजिट होता है कौन होता है, 0 होता है और 1 होता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, क्या बात सही है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, है ना। तो इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखिए एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और प्रत्येक बिट्स की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। ये सब आप सब याद करें क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है यहाँ से भी। मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, करके मॉडेम केवल लाइन नेटवर्क में उपयोग होता नहीं, केवल लाइन में नहीं होता। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और इसके विपरीत एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और यह लाइन तक सीमित नहीं है ना, अनेक नेटवर्क सिग्नल को भी प्राप्त करता है। कह कि हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अच्छा, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि विद्युत रहेगा तब भी काम करेगा और विद्युत चला जाएगा तो भी काम करेगा, ये नॉन वोलेटाइल। जैसे रोम का ऐसा मेमोरी है नॉन वोलेटाइल। और जो रैम होता है ये कह सकते हैं वोलेटाइल होता है, मतलब टेम्परेरी होता है ना, अस्थाई। जब तक विद्युत रहेगा तब तक डाटा रहेगा, जैसे विद्युत चला जाएगा डाटा भी चला जाएगा। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल भी होता है। और रोम भी कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल। कह रहा कि हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और रैम भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कह रहा कि रैम भी है, नहीं, रैम कैसा है, वोलेटाइल है, मतलब परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी मेमोरी होता है रैम। ठीक है, तो ये गलत है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हार्ड डिस्क अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए होती है। ठीक है, जिसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, जबकि जो रैम होता है ना वोलेटाइल होता है, मतलब आप कह सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणना और तर्क क्रियाएं करता है, बिल्कुल बात सही है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, है ना, निर्देशकों को निष्पादित करता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों सही हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी। और ALU अंकगणित और लॉजिकल कार्य करता है और CU निर्देशों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, GUI केवल माउस से संचालित होता है, क्या बात सही है, क्या केवल माउस से संचालित हो, गलत है। CLI केवल कीबोर्ड से संचालित होता है, क्या बात सही है। देखिए दोनों में केवल लगा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ आप सबको क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, जब आप सब यहाँ पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन जब यही आप हॉल में होते हैं, एग्ज़ाम हॉल में, तो आप सबको ना बहुत डाउट डाल देता है। ठीक है, तो देखिए जो GUI केवल माउस से नहीं संचालित होता ना, कीबोर्ड भी हो गया। ठीक है, तो पहला गलत है। CLI है ना, ये केवल किसके माध्यम से संचालित होता है, कीबोर्ड के माध्यम से, तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए GUI माउस और कीबोर्ड दोनों से चलता है, जबकि CLI केवल किसके माध्यम से चलता है, कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, क्या बात सही है, नहीं, ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। इसका अगर पूरा नाम देखेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो पहला गलत आपका है। HTML वेब पेज की संरचना को निर्धारित करता है, ये बात सही है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 19, फायरवॉल नेटवर्क को बाहरी खतरों से सुरक्षित करता है,
क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो पहला सही है। ये क्या करता है ना, फिल्टर का काम करता है फायरवॉल। ठीक है, और यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है फायरवॉल। फायरवॉल केवल हार्डवेयर डिवाइस है नहीं, अभी आपको दोनों बताया ना, ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी, तो ये गलत है। तो यहाँ पर भी ई ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही और दूसरा गलत है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। मशीन लर्निंग में सिस्टम खुद सीखता है, क्या बात सही है? और कह रहा कि इसमें हर स्टेप को मैन्युअली कोड करना पड़ता है, नहीं ये बात गलत है। तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, है ना, पहला सही है दूसरा गलत है। तो देखिए मशीन लर्निंग में सिस्टम डेटा से पैटर्न से सीखता है और हर स्टेप मैन्युअली कोड करना नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, अब देखेंगे जो 10 क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफिकल्ट देखेंगे, हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको लगेगा तो आसान है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आप सबका दिमाग हिला देगा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि 10 जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम्स को रैम में लोड करके सीपीयू के उपयोग को अधिकतम करता है। देखिए कैसे कैसे घुमा के दिया। कह कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को रैम में लोड करके सीपीयू का उपयोग को अधिकतम करता है। बात सही है। करके मल्टीटास्किंग का अर्थ है कि सीपीयू एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम्स को समांतर रूप से निष्पादित करना, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सॉरी सी नहीं होगा, इसका डी होगा। इसका देखिए एक दूसरे से मल्टीटास्किंग का अर्थ है कि सीपीयू के एक समय में अधिक से प्रोग्राम को समांतर रूप से निष्पादित करता है। ठीक है, तो देखिए दोनों अलग अलग प्रोसेस है ना, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। दोनों बात तो सही है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में कई प्रोग्राम्स रैम में लोड होते हैं, ध्यान देना कहाँ पर लोड होते हैं, रैम में। ठीक है, और रैम कैसे मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। लेकिन सीपीयू एक समय में केवल एक को संसाधित करता है ना। और मल्टीटास्किंग में सीपीयू बहुत जल्दी जल्दी स्विच करता है, जिससे लगता है कि कार्य समांतर हो रहे हैं। दोनों सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे सीधा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक से अधिक प्रोसेस एक दूसरे से संसाधनों के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते हैं। बात तो सही है। डेडलॉक से निपटने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों क्या है, एकदम सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, दोनों सही है। तो डेडलॉक कंप्यूटिंग में एक गंभीर समस्या है। और बैंकर्स एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम आप सब याद कर लीजिए। अच्छा, जो आप सबको शॉर्ट नोट्स पढ़ाए थे ना, उसमें भी एल्गोरिथम आप सबको बताए हैं, है ना। तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, आप सबका 3-4 नंबर वहीं से बन जाएगा। लगभग 25-26 मिनट का वीडियो होगा। इसका समाधान प्रदान कर जो संसाधनों को सुरक्षित आवंटन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एल और TLS प्रोटोकॉल डेटा को इनक्रिप्ट करता है, जिससे डेटा ट्रांसफ़र सुरक्षित होता है। बात सही है, बिल्कुल बात सही। आप सबको ऐसे बताए हैं जो 26 मिनट का वीडियो है। ठीक है, थ्योरी वाले में एल केवल वेब ब्राउजिंग में उपयोग होता है, अन्य नेटवर्क एप्लीकेशन में नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन पर लिखा है, पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, एल या TLS वेब ब्राउजिंग के अलावा ईमेल में VoIP, VPN आदि जैसे कई नेटवर्क एप्लीकेशनों में भी प्रयोग होता है ना। तो स्टेटमेंट आपका सही है
और दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को टेबल्स के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है जो कि प्राइमरी और फॉरजिन की द्वारा जुड़ी होती है। सही है। कह रहा कि नो एसक्यूएल डेटाबेस में डेटा केवल टेबल्स में ही स्टोर होता है। कह रहा कि नो एसक्यूएल डेटाबेस में क्या केवल डेटा टेबल्स के में स्टोर किया जाता? नहीं। तो पहला आपका सही है और दूसरा आपका गलत है। ई ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, पहला आपका सही है, दूसरा गलत। रिलेशनल डेटाबेस जैसे EMY, SQL, ऑरेकल टेबल्स आधारित होते हैं। ठीक है, ये सब किस पर आधारित होते हैं? टेबल्स पर। और प्राइमरी फॉरजिन की अवधारणा पर काम करते हैं, जबकि नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूज कॉलम ओरिएंटेड या ग्राफ आधारित स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो टेबल आधारित कौन कौन होता है? ऑरेकल होता है और माई एसक्यूएल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई मॉडल का मुख्य उद्देश्य नेटवर्क संचार की परतों में विभाजित करना। सही है। तो ओएसआई मॉडल में कितने लेयर बताएं? 7 लेयर। ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर डेटा को टुकड़ों में तोड़ती है और इसे सेगमेंट कहा जाता है। बात सही है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट, ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर, देखिए इसमें आप सबको 7 लेयर बताते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर होता तो इसका काम नहीं होता। ठीक है, तो मिस्टेक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होती है? 7 लेयर, जिसमें मानकीकरण और समस्या समाधान आसान हो, लेकिन डेटा को सेगमेंट में ट्रांसपोर्ट लेयर तोड़ती है, ना कि नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का काम नहीं है। तो बहुत आसानी से आप सब इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप सबको ओएसआई मॉडल के सब लेयर जितने भी लेयर हैं सबको पता होनी चाहिए। उसका काम आप सबको वीडियो में बताएं, आप सब जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें वीडियो को। एआई में रेनफोर्समेंट लर्निंग वह तकनीक है जिसमें एजेंट को अपने कार्यों के आधार पर रिवार्ड या पनिशमेंट मिलता है। मशीन लर्निंग में 3-4 प्रकार के बताया ना, जैसे सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट रिवार्ड पर और पनिशमेंट पर आधारित है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल बिना लेबल डेटा से सीखता नहीं। बिना लेबल डेटा वाला कौन सीखता है? अनसुपरवाइज। और सुपरवाइज में लेबल डेटा होना चाहिए। तो केवल पहला सही है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला सही है और दूसरा गलत है। तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा किए गए डेटा से मॉडल को ट्रेन किया जाता है, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में बिना लेबल डेटा से काम करता है। और रेनफोर्समेंट लर्निंग किस पर आधारित होता है? रिवार्ड और पनिशमेंट पर आधारित होता है। जैसे अब लूडो खेलते हैं ना, चेस गेम खेलते हैं, ये सब। कह रहा कि IPv6 128 बिट का होता है जो 8 समूहों में हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। बिल्कुल बात सही है। और IPv6 में NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है? डी ऑप्शन पहला सही है और दूसरा क्या है? सॉरी देखिए IPv6 में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, इसमें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये जो नेट क्या चीज़ है ना, इसको भी जो डिटेल वाला क्लास है ना, जो 26 मिनट का वीडियो है, अभी 2-3 दिन हुआ है, आप सब वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो दोनों सही है। ठीक है, देखिए IPv6 का मुख्य लाभ इसका विशाल एड्रेस स्पेस है, जिससे प्रत्येक डिवाइस को यूनिक एड्रेस मिल सकता है, जिससे नेट की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो फिजिकल मेमोरी को फ्रेम और लॉजिकल मेमोरी को पेजेज में विभाजित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेजिंग, ये जो कीवर्ड है ना सब याद कर लीजिए।
पेजिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। ठीक, पेजिंग के कारण इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। क्या बात सही है कि पेजिंग के कारण ही होता है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आप सबको बताएं ना, मेमोरी मैनेजमेंट करने के क्या होता है, विधि होता है। यहाँ भी देखिए दोनों बात सही है। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो पेजिंग के कारण क्या होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, तो सी ऑप्शन पे चला जाएगा। देखिए पेजिंग में फिक्स्ड साइज के ब्लॉक, जिसको पेजेस या फ्रेम कहते हैं, होते हैं, जिससे अगर कोई ब्लॉक्स पूरा उपयोग ना हो तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट डीएनएस में रिकर्सिव क्वेरी वह होती है जिसमें क्लाइंट अंतिम उत्तर पाने तक सर्वर पर निर्भर करता है। ठीक है, सही है। कह कि इंटरेक्टिव क्वेरी में डीएनएस सर्वर क्लाइंट को आंशिक जानकारी देता है और उसे दूर डीएनएस सर्वर से संपर्क करने के लिए कहता है। क्या बात सही है? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। रिकर्सिव क्वेरी में क्लाइंट को अंतिम उत्तर प्राप्त होता है, जबकि इंटरेक्टिव क्वेरी में सर्वर रिफरल देता है। ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट में डीएनएस के दो प्रमुख क्वेरी प्रकारों को स्पष्ट करता है। और लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर फॉरेंसिक डिजिटल डेटा को संग्रहित मतलब स्टोर कर सकता है और उसका विश्लेषण करता है ताकि अपराध की जांच में सहायता मिल सके। बात तो सही है। ठीक है, कह रहा कि स्टेनोग्राफी डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित बनाती है जिससे कि अनधिकृत उपयोगकर्ता इसको ना देख सके। तो क्या बात सही है? तो ए जो होता है ना इसमें नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। जो यहाँ है कि स्टेनोग्राफी में डेटा को एन्क्रिप्शन थोड़ी नहीं किया जाता है। ठीक है, स्टेनोग्राफी डेटा को छुपाने की तकनीकी है। ठीक है, एन्क्रिप्शन नहीं करता है, जिससे कि चित्रों में टेक्स्ट छुपाता है। किसी में चित्र में कोई पिक्चर रहेगा, पिक्चर में टेक्स्ट को छुपा देगा। ठीक है, यह इनक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, बल्कि ऑब्लिकेशन तकनीकी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेनोग्राफी। तो दोस्तों 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होता है। आप सबको सेशन कैसा लगा? आप सब वीडियो को ज़रूर लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।